हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक की तरह। पिछले टॉपिक में हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम फिजिक्स के नए टॉपिक अर्थात नया टॉपिक हमारा ऊष्मा, उसके बारे में बात करेंगे। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप होता है। ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है जो क्या करता है, दो असमान तापमान की वस्तुएं, अर्थात दो असमान तापमान की वस्तुएं, जैसे एक ये वस्तु है और दूसरी ये वाली वस्तु है, इन दो वस्तुओं को पास लेके आते हैं। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को पास लेके आते हैं तो तापमान से अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। अर्थात जैसे मान लो ये दो वस्तुएं कम पास आती है और ये जैसे मान लो ये ठंडी है, ये क्या है, ये ठंडी है और ये क्या है, गर्म है। तो क्या होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ तापमान इधर से इधर जाएगा, अर्थात अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा एक रूप है। तो हमने ये चीज़ समझ ली है। तो ऊर्जा क्या होती है, तो हमने समझ लिया ऊर्जा क्या होता है कि ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो दो असमान तापमान की वस्तुएं हैं, उनको जब पास में लेके आते हो तो पास में लाने पर अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अब आगे बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊष्मा क्या होता है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है ऊष्मा। ऊष्मा को काम करने में कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ये बात समझ गए हैं, ऊष्मा को क्या किया जा सकता है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। एक कैलोरी का मान क्या होता है, 4.2 जूल। अर्थात एक कैलोरी से 4.2 जूल कार्य किया जा सकता। तो हमने देख ली ये परिभाषा भी। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो दो असमान तापमान की वस्तुओं को पास में लाने पर अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। मात्रक क्या होता है इसका, कैलोरी। और राशि की बात करते हैं, अदिश राशि है। कार्य की बात करें, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और एक कैलोरी से कितना कार्य किया जा सकता है, 4.2 जूल। अर्थात एक कैलोरी में कितने होते हैं, जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। जब हमने कैलोरी की बात कर ली तो कैलोरी क्या होता है, अर्थात 1 ग्राम जल के तापमान को, अर्थात 1 ग्राम जल लिया हमने, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अर्थात कितना बढ़ा रहे हम तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा या 1 कैलोरी कहते हैं। उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा या 1 कैलोरी कहते हैं। अब ये तो एक नॉर्मल सी परिभाषा हो गई, लेकिन एक ऐसी परिभाषा जो पूरी दुनिया माने, उस परिभाषा को क्या कहेंगे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी किसे माना जाएगा। अर्थात 1 ग्राम जल के तापमान को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, अर्थात 1 डिग्री हुआ, लेकिन ये ऐसा वैसा नहीं है, ये 14.5 से 15.5 डिग्री की बात कर रहे हैं। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी किसे कहते हैं, 1 ग्राम जल के तापमान को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। अब एक टर्म आती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या आती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं, 1 पाउंड जल के तापमान को, किसको, 1 पाउंड जल के तापमान को 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 1 पाउंड जल के तापमान को क्या कर रहे हैं, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ा रहे हैं। उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। किसे, 1 पाउंड जल के तापमान को 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अब 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 453 ग्राम होता है। ये याद रखिएगा आप, 1 पाउंड में कितना वजन होता है, 453 ग्राम होता है 1 पाउंड का वजन। तो वही बात है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करते हैं, इसमें कितनी कैलोरी होगी, 252 कैलोरी। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है, 252 कैलोरी। अब तापमापियों की बात करते हैं। तापमापी तो आप जानते हो, ताप का मापन करने वाले यंत्र क्या कहलाता है, तापमापी। अर्थात ताप के मापन हेतु तापमापी का प्रयोग या थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए ताप किसे कहते हैं। ताप माप तो बाद में काम में लेंगे। ताप किसे कहते हैं, ताप वह मान होता है जिससे किसी वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने का मापन किया जाता है। अर्थात जिससे हम क्या कर सकते हैं, वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने का मापन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। अब हमने ताप देख लिया, तापमापी की बात कर ली, तो तापमापी के प्रकार देखते हैं, दुनिया में कितने तरह के तापमापी चलते हैं। तो दुनिया में तापमापी की बात करें तो दुनिया में तापमापी के प्रकार देखें तो दुनिया में 3 प्रकार के तापमापी चलते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे 5 प्रकार के स्टैंडर्ड 5 तापमापियों के बारे में देखेंगे। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहले सामान्य तापमापी, जो हम सामान्यतः बुखार हो जाता है तो उसके अंदर काम लेते हैं। अगला आता है हमारा एल्कोहल तापमापी, फिर हमारा आता है गैस तापमापी, फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, फिर आता है पूर्ण विकिरण तापमापी। तो इस तरह हम 5 प्रकार के तापमापी, अर्थात एक तो हमारा जनरल थर्मामीटर है, एक एल्कोहल थर्मामीटर, एक गैस थर्मामीटर, एक प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मामीटर जिसे पीआरटी भी कहते हैं। अगला आता है टोटल रेडिएशन थर्मामीटर या जिसे पायरोमीटर भी कहते हैं, जो क्या होता है पूर्ण विकिरण तापमापी होता है। तो इस तरह हम एक एक करके इन 5 तापमापी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा सामान्य तापमापी, जो हम घरों में भी काम में लेते हैं। सामान्य तापमापी की बात करें तो इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पारा ही क्यों प्रयोग किया जाता है? कभी कभी परीक्षा में लिए प्रश्न आ जाता है कि तापमापी के अंदर पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा क्या करता है, ऊष्मा पाकर प्रसारित हो जाता है, अर्थात फैलने लगता है। साथ ही साथ दिखने में कैसा होता है? चमकीला होता है। इसलिए सामान्यतः क्या है, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो ये ऊष्मा पाकर प्रसारित हो जाता है, साथ ही साथ दिखने में कैसा होता है? चमकीला होता है। अब पारे की बात करें तो जो हमारे सामान्य तापमापी होता है उसमें पारे का जो हिमांक बिंदु होता है वो -39 डिग्री होता है, और पारे का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 357 डिग्री। अर्थात पारा कितने डिग्री पे उबलने लगेगा? 357 डिग्री पे, और जम कितने पे जाएगा? -39 डिग्री पे। तो तापमापी जो सामान्य हमारे तापमापी होते हैं उनकी परास क्या होगी? -39 डिग्री से 357 डिग्री तक इसकी परास होती है। तो आप इनको याद रखिएगा। जो हमारा पहला तापमापी कौन सा? सामान्य तापमापी। अगला आता हमारा एल्कोहल तापमापी। कौन सा? एल्कोहल तापमापी की बात करें तो कम तापमान के मापन के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा सामान्य तापमापी है, जो पारे वाला तापमापी है, यह -39 डिग्री से कम तापमान को नहीं नाप सकता। लेकिन यदि हमें इससे भी कम तापमान की ज़रूरत हो तो फिर आप किससे नापोगे? तो इसके लिए आप है ना एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करोगे। सामान्यतः क्या एल्कोहल थर्मामीटर में क्या होता है? एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और 200 डिग्री से कम तापमान के नापन के लिए क्या हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि एल्कोहल तापमापी की बात करें तो कम तापमान के नापन के लिए क्या करोगे आप? एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः एल्कोहल थर्मामीटर में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और एथिल एल्कोहल की बात करें और 200 डिग्री से भी यदि कम तापमान का आपको मापन करना है तो आपको हीलियम गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने 2 तापमापियों के बारे में बात कर ली है। कम तापमान के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, और 39 डिग्री तक के तापमान के लिए किसका प्रयोग करोगे? 39 डिग्री के प्रयोग तापमान के लिए तो आप पारे वाले तापमापी का प्रयोग करोगे। 39 डिग्री से कम तापमान के लिए आप एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करेंगे। और एल्कोहल तापमापी में किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एल्कोहल का। और इससे कम तापमान का यदि मापन करना है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा हीलियम गैस का। किसका प्रयोग करोगे? हीलियम गैस का उपयोग करोगे। अब बात करते हैं तीसरे तापमापी की, और वो हमारा तापमापी कौन सा है? गैस तापमापी। कौन सा तापमापी है? गैस तापमापी। गैस तापमापी की हम बात करें तो अधिक तापमान के मापन के लिए गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जबकि एल्कोहल तापमापी का उपयोग किसके लिए किया जाता था? कम से कम तापमान के लिए। कम तापमान के मापन के लिए आपको एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता था, जबकि गैस तापमापी का उपयोग किसके लिए करते हो? आप अधिक तापमान के मापन के लिए गैस तापमापी का उपयोग करते हो। अब अधिक कितना? क्या को 5000 डिग्री थोड़ी नाप लेंगे, लेकिन इसका तापमान कैसे कि 500 डिग्री तक के तापमान को मापन के लिए गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। यदि आपको 500 डिग्री के तापमान के मापन करना है तो गैस थर्मामीटर कौन सी गैस का प्रयोग करोगे आप? हाइड्रोजन गैस का। और इससे भी ज़्यादा यदि आपको 1500 डिग्री तक के तापमान का मापन करना है तो गैस थर्मामीटर में कौन सी गैस का प्रयोग करोगे आप? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करोगे। तो आप गैस तापमापी के बारे में देख लिया। इसमें हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जो अधिक तापमान के मापन के लिए प्रयोग आता है। चौथे प्रकार का तापमापी की बात करते हैं, ये आता है हमारा प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। कौन सा? प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, जिसे पीआरटी भी कहते हैं। अब कुछ चालकों की बात करते हैं। तो चालकों में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाने लगते हो तो चालक का क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का निर्माण करते हैं। जो ये सिद्धांत है
इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रतिरोधी तापमापी का प्रयोग करते हैं, या फिर इस सिद्धांत पे यह काम करता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की परास की बात करें तो -200 डिग्री से लेके और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी परास होती है, अर्थात -200 तक नाप सकता है और अधिकतम क्या कर सकता है, ये 1200 डिग्री तक नाप सकता है। आजकल में काम में लेने वाले जो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं वो क्या होते हैं, वो भी प्रतिरोध तापमापी पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं, डिजिटल, अर्थात जो मुंह में लगाया और थोड़ी देर बाद डिजिटल संख्याएं आती है कि जैसे कितने डिग्री, 98 डिग्री, 99, 100, इस तरह डिग्रियां आने लगती है। वो थर्मामीटर भी क्या होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर, वो भी प्रतिरोध तापमापी ही होते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कौन से, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी सिद्धांत पर। फिर आता है हमारे पूर्ण विकिरण तापमापी। 500 कौन सा था, पूर्ण विकिरण तापमापी, अर्थात तापमापी की बात करते हैं। इसके अंदर अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको टोटल रेडिएशन थर्मोमीटर, क्या कहेंगे इसको, टोटल रेडिएशन थर्मोमीटर कहेंगे, या फिर इसको पायरोमीटर भी कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, पायरोमीटर भी कह सकते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। अत्यधिक तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा तापमान का मापन करना हो तो आप किसका उपयोग करोगे, पायरोमीटर का उपयोग करोगे। अब बात करें ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत की बात करें तो कोई भी पिंड क्या होता है, गर्म होता है। हाँ सही बात है, कोई भी पिंड गर्म होता है। तो गर्म होने पे क्या कर लेगा, वो तो वही बात है, जब गर्म आदमी गर्म होता है तो क्या होता है, गालियाँ देता है, इधर उधर की उठपटांग बातें करता है। तो पिंड में भी वही खासियत होती है कि जब पिंड गर्म होता है तो वो भी विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और ये विकिरणें क्या करती है, उस वस्तु के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात उसका तापमान जितना होगा उसके चतुर्थ घात के समान क्या होगी, उन विकिरणें उत्सर्जित होगी। अर्थात जैसे आर क्या होगा, जैसे उत्सर्जन की बात करें तो जो वस्तु विकिरणें होगी वह 4 घात, अर्थात टी की घात कितनी होगी, 4। और ये किसने बताई थी, स्टीफन ने बताई थी, इसलिए इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। अर्थात कोई भी पिंड क्या गर्म हो जाएगा, गर्म होने पर विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और विकिरणें उस वस्तु के जो तापमान होगा, ठीक है, उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होगी। अर्थात जो जितनी विकिरण निकलेगी उससे ज़्यादा तापमान वह पैदा करेगी, और तापमान कितना, वो भी घात 4 के बराबर। ये किसने बताया था, स्टीफन में, इसलिए इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। पायरोमीटर क्या होता है, स्टीफन के सिद्धांत या स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, अर्थात पायरोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सूर्य की बात करें, सूर्य सहित जितने भी तारे हैं इनका तापमान पायरोमीटर की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर में तापमान के मापन के लिए कम से कम तापमान कितना होना चाहिए, 800 डिग्री होना चाहिए। कम से कम तापमान कितना होना चाहिए, 800 डिग्री होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए, 800 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह हमने 500 प्रकार के तापमापी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। तो आपको थोड़ा एक एक बार थोड़ा सा वापस बता देते हैं 500 प्रकार के तापमापी के बारे में। सबसे पहला तापमापी हमारा सामान्य तापमापी, इसमें पारे का प्रयोग किया जाता था। इसकी रेंज की बात करते हैं, -39 से लेके 357 डिग्री इसकी रेंज होती थी। पारा ही उपयोग क्यों करते थे, क्योंकि पारा ऊष्मा प्रकार प्रसारित होता है, दिखने में चमकीला होता है। दूसरा अर्थ होता है तापमापी हमारा एल्कोहल तापमापी। तो एल्कोहल तापमापी में क्या होता है, एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, और यदि -200 डिग्री से कम तापमान को भी मापना हो तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अर्थात कम तापमान को मापने के लिए हम एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा गैस तापमापी आता था, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते थे, क्यों, क्योंकि जो गैस में जो यदि 500 डिग्री से अधिक तापमान का मापन करना है तो हाइड्रोजन गैस का, 500 डिग्री तक के तापमान के लिए हाइड्रोजन गैस, और 1500 डिग्री तक के तापमान के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, नाइट्रोजन गैस का। अगला था प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। ये क्या होता है कि जैसे चालक क्या करते हैं, ताप पाकर प्रसारित होते हैं, ठीक है, ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। इस सिद्धांत पर आधारित क्या होता है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और ये -200 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान का मापन कर लेता है आराम से। जो हमारे नए डिजिटल थर्मामीटर आते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। फिर आता है पूर्ण विकिरण तापमापी। तो यह क्या करता है, पूर्ण विकिरण तापमापी, इसे पायरोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोमीटर भी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा तापमान होते हैं ना, उनको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि एक सिद्धांत होता है जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। स्टीफन का नियम क्या होता है कि जब भी किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो स्टीफन का नियम क्या कहता है कि कोई भी पिंड जो गर्म होने पर क्या करता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और ये विकिरणों का उत्सर्जन उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अर्थात जितनी विकिरणें उत्सर्जित होगी उसके चौथी घात के समान वह पिंड होता है ना, वो गर्म हो जाएगा। यह किसने बताया था, स्टीफन ने। और इसी के आधार पर क्या हम सूर्य का जो भी तारे होते हैं इनका तापमान ज्ञात करते हैं।
अभी यदि अब पारोमीटर से आपको तापमान ज्ञात करना है तो कम से कम तापमान कितना होना चाहिए, 800 डिग्री। तो हमने ये देख लिया। अब तापमान के पैमानों के बारे में बात करें। किसके? तापमान के पैमानों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तापमान के पैमाने क्या है? 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। एक तो सेल्सियस पैमाना, एक फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। कौन कौन सा? एक तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना। एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला आता है हमारा सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना किसे कहते हैं? कि यदि जल के जो हिमांक बिंदु होता है, अर्थात जल कितने डिग्री पे जमेगा, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो मान ले। और क्वथनांक बिंदु का अर्थ होता है कि पानी कितने डिग्री पे उबलेगा, उसे हम 100 डिग्री मान ले। और इनके मध्य जितने भी भाग है उनको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, अर्थात प्रत्येक भाग को एक सेल्सियस पैमाना माना जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्सियस पैमाना। अब सेल्सियस जो पैमाना होता है उसमें ऋणात्मक बिंदु कितना होता है? -273। ऋणात्मक बिंदु कितना होता है? न्यूनतम कितना होता है? -273। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना अर्थात एक समान रीडिंग देता है। यदि तापमान परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि वो कौन सा तापमान का पैमाना है जिसमें फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस हो, दोनों की रीडिंग समान आएगी, उसका उत्तर होता है -40 डिग्री। तो बात करें सेल्सियस तापमान में ऋणात्मक मान कितना होता है? न्यूनतम 273। और 273 को हम क्या बोलते हैं? केल्विन। दूसरा पैमाना आता है हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना की बात करें तो इसमें जल का जो फ्रीजिंग बिंदु बिंदु होता है, अर्थात हिमांक बिंदु होता है, उसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। और जो क्वथनांक बिंदु अर्थात बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। और इसके बीच में जितने भी स्थान हैं उनके मध्य भाग को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? एक फ़ारेनहाइट। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? एक फ़ारेनहाइट कहेंगे। तो इस तरह 180 भागों में इसको बांट दिया, क्वथनांक और जो हिमांक वाले भाग है। इसमें हिमांक वाला भाग तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, उसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना है। अब फ़ारेनहाइट तापमान की बात करते हैं। इसमें ऋणात्मक न्यूनतम मान कितना होता है? 459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट तापमान में सबसे कम मान। तीसरा मान आता है हमारा केल्विन पैमाना। तीसरा कौन सा पैमाना आता है? केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाने के बारे में बात करें हम, यदि जल के जो हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसको 273 डिग्री माना, और क्वथनांक बिंदु है उसको 373 डिग्री माना, ये मान लिया जाए, और इनके मध्य जितने भी भाग है इनको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग को एक केल्विन कहेंगे। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? एक केल्विन कहेंगे। क्यों? क्योंकि केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये सेल्सियस पैमाने में भी हमने देख लिया था, -273 से नीचे यह नहीं जाता है। तो जबकि फ़ारेनहाइट में माइनस भी चला जाता है। अब केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर ली थी, अब इसको चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से आपको थोड़ी बेहतर समझ विकसित होगी। ये हमारा केल्विन पैमाना, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट है। अब केल्विन से पहले हम सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस में क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या होता है? पदार्थ जम जाता है, अर्थात जल के फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और 100 डिग्री पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? 32 डिग्री पे तो फ्रीज हो जाता है और 212 पे बॉइलिंग हो जाता है। 273 पे क्या होता है? केल्विन के अंदर फ्रीज हो जाता है, और 373 पे क्या होता है? बॉइलिंग हो जाता है। माइनस की बात करें तो जो सेल्सियस पैमाना और -273 तक जा सकता है। फ़ारेनहाइट लगभग 459 फ़ारेनहाइट तक माइनस तक जा सकता है। और जबकि केल्विन क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन से कभी भी नीचे नहीं जाता, अर्थात केल्विन कभी भी जीरो व माइनस नहीं हो सकता। तो हमने इसको देख लिया है। अब मनुष्य का तापमान की बात करें, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यदि आप सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री, यदि फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98 डिग्री, और यदि केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन आता है। तो ये हमने देख लिया है, सारे मानों को देख लिया है। आगे हम बात करते हैं तापमान के जितने भी पैमाने हैं, अर्थात तीनों पैमाने फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तीनों को हमने देख लिया थोड़ा थोड़ा। तीनों के बारे में यदि संबंध की बात करें तो तीनों में से यदि एक का मान पता हो तो दूसरे का मान यदि ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है? तो ये हमारा सूत्र है। इसमें सबसे पहले केल्विन आता है। सबसे पहले सामान्य सेल्सियस पैमाना, तो सेल्सियस पैमाने में यदि 100 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं। उसी प्रकार ये किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में से यदि 3 को घटा दिया जाए और उसको 180 में भाग लगा दिया जाए, और ये किसके बराबर होता है? ये केल्विन के भी बराबर होता है। के में से 273 डिग्री को हटा दिया जाए, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 32 है। कितना है? ये 32 है, यहाँ पे 32 आएगा। तो इसमें एफ फ़ारेनहाइट में से 32 डिग्री को हटाया और उसमें 180 डिग्री भागों का भाग लगा दिया। के में से यदि 273 को घटा दिया
और 100 का भाग लगा दिया तो हमारे क्या आ जाते हैं, ताप के पैमाने आ जाते हैं। अर्थात एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारी जो तापमापी थी उनके बारे में आपने बात कर लिया। अब तापमापी के साथ साथ आपको ताप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ताप क्या होता है? ताप वह मान होता है जिससे किसी भी वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने का पता लगाया जाता है। यदि कोई वस्तु ठंडी है या फिर कोई वस्तु गर्म है तो ठंडे या गर्म होने का मापन किया जाता है किसके माध्यम से? ताप के माध्यम से। अब आता है एक ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? सामान्यतः क्या होता है, सभी वस्तुएं जिनको हम ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा पाकर फैल जाती है, अर्थात ऊष्मा पाकर प्रसारित हो जाती है, अर्थात उनका आयतन बढ़ जाता है। सामान्यतः क्या होता है, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, अर्थात उनका आयतन बढ़ जाता है। ठोस क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, इसलिए क्या होता है, रेल की पटरियों के मध्य जगह छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में रेल की पटरियाँ ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। यदि उनके मध्य जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें बैंड आ जाएगा, वह बीच में से मुड़ जाएगी। खंभे के तार जो होते हैं वो ढीले छोड़े जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सिकुड़ते हैं। यदि उनको ढीले नहीं छोड़ेंगे तो सर्दियों में सिकुड़ने की वजह से वो टूट सकते हैं। तो इसी आधार पर क्या, दो उदाहरण हमारे ये। द्रव क्या करते हैं, ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं। द्रव क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का व्यवहार अलग ही तरह का होता है। अब अलग तरह का होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात ये होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल का ताप आयतन कम होता है और घनत्व तो बढ़ता है। अर्थात 4 डिग्री पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी वजह से बर्फ हमेशा पानी पर तैरती रहती है। जल के इस व्यवहार का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण झील, तालाब आदि की सतह पर बर्फ जम जाती है, लेकिन गहराई में कभी भी बर्फ नहीं जमती। इस कारण क्या होता है, जलीय जीव गहराई में सुरक्षित रहते हैं और ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है इसके बावजूद। अब बात करते हैं ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण की। ऊष्मा का संचरण किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार होता है? ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण क्या 3 विधियों के द्वारा होता है। परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा ऊष्मा का संचरण क्या होता है। 3 प्रकार से या 3 विधियों से होता है। एक चालन, संवहन और विकिरण। कौन कौन सी 3 विधियां? चालन है, संवहन है और विकिरण है। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं चालन की। ऊष्मा संवहन की जो विधि है, सबसे ऊष्मा संचरण की विधि है पहली चालन। तो चालन के बारे में बात करते हैं। ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसे माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात अपनी जगह अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी जगह स्थान का परित्याग किए बिना कंपन के द्वारा ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। तो चालन किसे कहेंगे? जिसमें अणु क्या करेंगे, अपने स्थान का परित्याग नहीं करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, कंपन के द्वारा ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। वह क्या कहलाते हैं? चालन। ठोसों में क्या है, ऊष्मा का संचरण इसी तरह से होता है, अर्थात चालन विधि से ही होता है। दूसरा हमारी विधि आती है, वो आती है कौन सी? संवहन। संवहन की बात करें तो गैस और द्रवों के अंदर संवहन काम आता है, जबकि चालन आता हमारा ठोसों के लिए। ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग तो कर देते हैं और परित्याग करके ही ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इस विधि में संवहनी धाराओं के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। किसके माध्यम से? संवहनी धाराओं के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। और ये सब किस में होता है? गैस द्रवों में ऊष्मा का संचरण क्या होता है, इसी तरीके से होता है। तीसरा विकिरण की बात करते हैं। तीसरी किसकी बात करते हैं? विकिरण की। तो विकिरण की बात करें तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे विकिरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण भी हमारे कैसे होता है? विकिरण के माध्यम से होता है। तो इस तरह हमने 3 विधियां देख ली। ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां थी? ये एक तो हमारी चालन थी, दूसरी हमारी संवहन थी और तीसरी कौन सी थी? विकिरण विधि। अब चालकता की बात करें तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं चालकता के आधार पर। तो चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो चालक होते हैं जिनको सुचालक भी कहते हैं या फिर गुड कंडक्टर होंगे वो। दूसरा कुचालक जिनको बैड कंडक्टर कहेंगे। और फिर आता है हमारा उष्मारोधी या थर्मल इंसुलेटर। तो 3 प्रकार के चालक हमने देख लिए, जिसमें एक चालक होता है जिसे सुचालक कहेंगे, दूसरा कुचालक और तीसरा उष्मारोधी होता है। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले चालक या सुचालक की बात करें जिनको गुड कंडक्टर कहते हैं, तो वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाए। वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, आसानी से हो जाता है, उसे चालक या सुचालक कहेंगे। जैसे सारी धातुएं होती है उसमें ऊष्मा का संचार
स्थानांतरण क्या आसानी से हो जाता है। अम्लीय जल होते हैं, मानव का शरीर होता है, सभी में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसलिए तीनों को हम क्या बोलेंगे, चालक कहेंगे। दूसरा होता है हमारा क्या, कुचालक। कुचालक की बात करें तो कुचालक क्या होगा, वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी में उसका ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है, अर्थात लकड़ी गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है। फिर आता है प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर भी कमी होता है, इसीलिए जो हमारे बर्तन होते हैं, बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। रबड़ की बात करें तो रबड़, वायु, कांच, ये सब क्या होते हैं, ऊष्मा के कम कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जो हमारी चीज़ें होती है उनके बीच में वायु होते हैं ना, कंबल, एक कंबल से सर्दी ज़्यादा लगती है। यदि आप, एक सवाल मेरे टाइम पे पहले पूछा जाता है, जैसे मान लो एक 10 सेंटीमीटर मोटा कंबल है, उससे ज़्यादा सर्दी लगेगी, 4-4 सेंटीमीटर के 2 कंबल ले लिए हमने, जबकि दोनों की मोटाई कितनी, 8 सेंटीमीटर हुई। तो ये सवाल ये हमारे आता था कि पहले कि यदि 10 सेंटीमीटर मोटा एक कंबल है, उससे ज़्यादा सर्दी लगेगी, या 4-4 सेंटीमीटर मोटे 2 कंबल से ज़्यादा सर्दी लगेगी, या फिर सर्दी कौन रोक सकता है। तो इसका जवाब हमारा होता था हमेशा क्या, 8 सेंटीमीटर वाला। फिर जवाब, अधिकतर बच्चे तो क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर वाला। क्यों, क्योंकि ये मोटाई भी ज़्यादा है। लेकिन इसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो कि एक परत तो ये है, दूसरी परत ये है 4 सेंटीमीटर की, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होती थी, वायु आ जाती थी। क्या आती थी, हवा आ जाती थी। और हवा क्या होती थी, ऊष्मा का बेड कंडक्टर होती थी। तो हवा क्या करती थी, इन परतों के मध्य से जो ऊष्मा है उसका संचरण होने नहीं देती थी। इसी वजह से उत्तर हमारा 8 आता था उस समय, कि हवा क्या करती है, ऊष्मा की बेड कंडक्टर होती है। तीसरा आता हमारा क्या, ऊष्मारोधी, अर्थात वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण बिल्कुल भी नहीं होता। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे हमारे एस्बेस्टस, एबोनाइट। जैसे हमारी प्रेस होती है, प्रेस के अंदर एस्बेस्टस की छड़ें लगी होती है, एबोनाइट होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल होगा ही नहीं, अर्थात ये गर्म होंगी ही नहीं। तो हमने 3 पदार्थ देख लिए। तीनों पदार्थ कौन कौन से, अर्थात चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, एक तो चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। चालक में हमारे सभी धातुएं आती है, मानव शरीर, अम्लीय जल। कुचालक में हमारे प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, वायु और कांच। और ऊष्मारोधी में हमारे एस्बेस्टस और इबोनाइट। अब ऊष्मा का उत्सर्जन की बात करते हैं। किसकी बात करें, ऊष्मा के उत्सर्जन की बात करें। ऊष्मा के उत्सर्जन की बात करें तो सारे पदार्थ, अर्थात सभी पदार्थ विभिन्न या अलग अलग तापमान पर विकिरण के रूप में उत्सर्जन करते हैं। सभी पदार्थ क्या करते हैं, विभिन्न या अलग अलग तापमान पर विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। विकिरण के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे, अर्थात कोई जरूरी नहीं कि किसी निश्चित ताप पे, अलग अलग तापमान पे करते हैं, लेकिन करते जरूर है। यह उत्सर्जन क्या, पदार्थ के तापमान, पदार्थ के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। भाई, एक किसी कोई वस्तु है जो 100 डिग्री पे कर देगी, तो कोई वस्तु 1000 डिग्री पे जाके करेगी। तो इस तरह हमने देख लिया, जो पदार्थ का तापमान है, पदार्थ का क्षेत्रफल है और पदार्थ की प्रकृति, इन पर निर्भर करता है यह उत्सर्जन। काली और खुरदरी वस्तु होती हैं, ये ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा करती है। क्या करती है, काली और खुरदरी वस्तु होती है, ये क्या करती है, ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा करती है। सफ़ेद और चिकनी वस्तुएं होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन कम करती है। इसलिए चाय के कप चिकने और हल्के रंग के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन कम करते हैं और इनके अंदर रखी हुई चाय क्या होती है, अधिक समय तक गर्म रहती है। ये तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया। तो ऊष्मा का अवशोषण कैसे कहेंगे, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा की विकिरण गिरती है, अर्थात कोई भी वस्तु है उसमें ऊष्मा की विकिरण गिरेगी, तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग क्या होता है, पारगमित हो जाता है। तो ये तो हमने देखा है। जैसे मान लो कि ये हमारी कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब उस वस्तु पे हमारी कोई विकिरण गिरी, तो कुछ भाग तो क्या होगा, ये वस्तु एब्जॉर्ब कर लेगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ विकिरण को ये पार जाने देगी और कुछ को क्या कर देगी, ये परावर्तित कर देगी। तो इस तरह हमने देखा, तो तीनों काम हो सकते हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण का पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात पदार्थ कैसा है यह बताता है कि ऊष्मा, कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी। काली और खुरदरी वस्तुएं क्या है, ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करती है। फिर एक बात करते हैं, एक पिंड आता है कृष्ण पिंड, जिसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। कृष्ण पिंड की बात करें तो वो वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। तो कृष्ण पिंड क्या होता है, वो वस्तु जो अब उसके ऊपर जितनी भी विकिरणें गिरेगी उन सबको वो अवशोषित कर लेगी, उनको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। जैसे कि हमारी आंखों का काजल होता है, ये क्या करता है, सारी जो विकिरणें होती हैं इसीलिए उनको अवशोषित कर लेती है। इसीलिए हमारे जो बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जितनी भी बुरी नज़रें होती है, बुरी विकिरण होती है, उन सबको अवशोषित कर लेती है।
अब आता है एक नियम, आता है किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम क्या कहते हैं? तो परीक्षा में कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जो पदार्थ अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। जैसे काली और खुरदरी वस्तुएं अच्छे उत्सर्जक के साथ साथ अच्छे अवशोषक भी होती है। तो किरचॉफ साहब क्या कहते हैं, जो पदार्थ अच्छे उत्सर्जक होते हैं विकिरणों के, वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। जैसे हमारी काली और खुरदरी वस्तुएं क्या होती है, अच्छे उत्सर्जक के साथ साथ अच्छे अवशोषक भी होती है। अब एक नियम आता है न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है कि न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के विकिरण के द्वारा ऊष्मा के क्षय की दर, किसी भी जैसे आपको पता है कि जैसे मान लो कि एक जवाब देते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा क्या है, बॉक्स है। बॉक्स का तापमान कितना, 100 डिग्री। 100 डिग्री से जैसे मान लो कि 70 डिग्री होने में तापमान जैसे हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे 100 डिग्री तापमान ठंडा होने लगेगा और एक टाइम आएगा जो 70 डिग्री का हो जाएगा। और इसमें जैसे मान लो 2 घंटे लगे, कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अब 70 डिग्री से हमें क्या करना है, जैसे मान लो 40 डिग्री का करना है, 40 डिग्री का। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये और ठंडा होगा, 70 से 40 होगा। लेकिन ये जैसे मान लो 2 घंटे में 70 डिग्री का हो गया, लेकिन यहाँ होने में इसको 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो ये से हम क्या कहते हैं, न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं कि जैसे 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 तापमान का क्षय होने लगता है कि 100 डिग्री से घट के 70 आ जाएगा, तो जो दर होती है अर्थात घटने की दर, जितने घंटे उसमें लग रहे थे उससे ज़्यादा घंटे लगने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे जैसे और पास आएगा तो इसमें और भी समय ज़्यादा लगेगा। तो न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के विकिरण के द्वारा ऊष्मा के क्षय की दर उस वस्तु के तापमान तथा माध्यम की तापमान उनके अंतर के समानुपाती होती है। तो ये आप देख सकते हैं, डेल्टा एच बटे डेल्टा इंटू इजिकल टू क्या है, डेल्टा टी। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको यदि आसानी से समझना होगा तो हमको इसको डिटेल में देखते हैं। और वो क्या है, तो किसी भी वस्तु के तापमान को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री होने में लगा समय 50 से 40 में होने वाले समय से कम लगता है। अर्थात वस्तु के तापमान को 90 से 80 होने में कम समय लगेगा, जबकि 50 से 40 डिग्री होने में अधिक समय लगेगा। और यदि 40 से 30 करने में करेंगे तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। फिर बात करते हैं एक विशिष्ट ऊष्मा की। तो किसी भी वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जितनी भी ऊष्मा की मात्रा उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का 1 ग्राम द्रव्यमान है तो उस तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। इसका सूत्र क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। एस क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, एम क्या होता है, द्रव्यमान, क्यू होता है हमारे आवश्यक ऊष्मा, और डेल्टा टी का होता है तापमान में परिवर्तन। इसको आप वैसे के वैसे याद करेंगे तो आपको आसानी से नंबर अच्छे प्राप्त होंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके लिए सिलेबस में छोटे पॉइंट है। और सिलेबस भी वैसे 65 नंबर का है, और 65 नंबर में आपके सिलेबस काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो आपको छोटी छोटी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। फिर बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी इंटू ग्राम इंटू सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जल में, द्रव में जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, सर्वाधिक। और पारे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, सबसे कम। तो जल द्रव में की बात करें तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, और पारे मरकरी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है। मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा से कम होती है, इसलिए मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। गैसों की बात करें तो गैसों में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। आगे हम बात करें ऊष्माधारिता की। ऊष्माधारिता की बात करें तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का तापमान यदि 1 डिग्री बढ़ाना है हमें, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माधारिता कहेंगे। किसी भी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उनके गुणनफल के बराबर होती है। तो आप इसे याद रखें, ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा दोनों के यदि गुणनफल के बराबर होती है। एक और आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं कि निश्चित तापमान पर किसी वस्तु की इकाई मात्रा के अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
तो कोई निश्चित तापमान है और निश्चित तापमान पर किसी वस्तु की इकाई मात्रा की क्या करना है आपको, अवस्था परिवर्तन करना है। अब उस मात्रा के अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। और इसका सूत्र क्या होता है, L/Q/m। L क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, Q क्या होता है, आवश्यक ऊष्मा, अतः जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और m क्या होता है, द्रव्यमान। और गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। हम ये लेक्चर थोड़ा फास्ट बनाते हैं, क्यों, ताकि हम ये सोचते हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। यदि हम इसको आराम आराम से बनाएंगे तो एक ही लेक्चर में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, ताकि 5 से 6 घंटे में आप इसको 5 से 6 बार रिवीजन कर सके और चीज़ों को आसानी से याद कर सके। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है गुप्त ऊष्मा, एक अदिश राशि होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है, जल, गर्म जल की तुलना में वाष्प अधिक जलन महसूस करता है। जैसे हमारे पहले हम बात करते थे, इस प्रकार की क्वेश्चन परीक्षा में आती थी कि गर्म पानी कम जलन पैदा करता है, किसकी तुलना में, गर्म रोटी की भाप की तुलना में। अर्थात गर्म रोटी या गर्म आग से हम कम जलते हैं भाप से ज़्यादा। तो ये किसके कारण होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अब गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी गलन की गुप्त ऊष्मा और एक हमारी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो एक निश्चित तापमान पर 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए, ठोस को द्रव में बदलना है तो इससे हम क्या कहेंगे, उस मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात बर्फ को 0 डिग्री तापमान पर जल में परिवर्तित करने के लिए 90 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये हमारा पैमाना है कि जल के लिए क्या होता है, 90 कैलोरी ऊष्मा चाहिए आपको 0 डिग्री से द्रव में बदलने। फिर आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, निश्चित तापमान पर 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए, इसमें 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक निश्चित तापमान है और निश्चित तापमान पर 1 ग्राम द्रव को गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और जल के लिए क्या होता है, 100 डिग्री तापमान पर वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। एक प्रभाव होता है जिसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। यदि आप मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपको ये कभी कभी सवाल आया होगा, सीबेक प्रभाव किसे कहते हैं। इसमें देखा जाता है 2 वस्तुएं ली, एक तो हमने ठंडी वस्तु ली और एक हमने क्या ली, एक गर्म वस्तु ली। क्या किया, ठंडी वस्तु ली और गर्म वस्तु ली, और दोनों को क्या किया, एक मेटल तार के द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया। क्या किया, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। साथ ही साथ हमने इसको वोल्टेज चेक करने के लिए दूसरे मेटल भी इसके अंदर लगा दिए। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो गर्म होता है, गर्म से गर्मी ठंडे की तरफ गति करेगी, तो धीरे धीरे इनके अंदर करंट आने लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव। अर्थात जब दो अलग अलग, अर्थात क्या, जब दो अलग अलग धातुओं के सिरों को चालक तारों के द्वारा जोड़कर अलग अलग तापमान पर रखा जाता है। जैसे हमने मेटल ए है, मेटल ए को क्या किया, एक हिस्सा तो इसका कोल्ड में और एक हिस्सा हॉट में डालकर रख दिया, तो परिपथ में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव। तो हम देखते हैं कि इसमें एक वोल्टेज आ जाते हैं, जैसे प्लस और माइनस, तो इस तरह हम देख सकते हैं इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये हम बता सकते हैं सीबेक प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रकार हमने तो ताप और ऊष्मा के बारे में सारी जानकारी ले ली है। हमारी परीक्षाओं के लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है, ज़्यादा हमें इससे गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि गहराई से जानने के लिए हमें फिजिक्स का स्पेशलिस्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है। इन वीडियोज़ को आप बार बार देखें ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी अच्छी समझ हो जाए। यदि आप विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आप बार बार देखेंगे तो आप इसको समझने में सक्षम होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी औरों को भी दी जा सके। धन्यवाद।